हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीत वर्मा जॉब 9X में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12 का सेकेंड फिजिक्स, जिसमें आपका पहला चैप्टर होगा प्रकाश का प्रवर्तन, और इसमें आपका है आज तीसरा वीडियो, पार्ट 3 है। और देखिए पार्ट 3 में हम लोग को आज ये पढ़ना है दर्पण के बारे में, मिरर के बारे में। यहाँ पर जानेंगे कि दर्पण क्या होता है, मिरर क्या होता है। ये तो आप कक्षा 10 के क्लास में भी पढ़े होंगे फिजिक्स में, लेकिन यहाँ भी हमको जानना है दर्पण के बारे में कि दर्पण क्या होता है। तो दर्पण में आपको ये बतलाएंगे आप कि किसी चिकने पृष्ठ जैसे कांच की प्लेट पर पारे अथवा चांदी की पालिश कर उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर देने पर दूसरी ओर का पृष्ठ परावर्तक तल बन जाता है। तो यह परावर्तक पृष्ठ ही क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। एक बार और देखिए परिभाषा, इसमें आपको ये बतलाना है किसी चिकने पृष्ठ जैसे कांच की प्लेट पर पारे अथवा चांदी की पालिश कर उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर देने पर दूसरी ओर का पृष्ठ परावर्तक तल बन जाता है। तो यह परावर्तक पृष्ठ ही क्या कहलाता है जी, दर्पण कहलाता है। और इस प्रकार जो आपके दर्पण होते हैं, इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से आप जानते हैं यहाँ पर लिखा भी क्या है, समतल दर्पण और गोली दर्पण, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो इसमें ये भी हम जान लेते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है। तो समतल दर्पण में आपको ये बताना है कि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। तो इस प्रकार के दर्पण को एक शब्दों में हम प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए ये आपका समतल दर्पण होगा, ये देख रहे हैं, इसको बोलेंगे आप पालिश किया गया तल, पालिश किया गया तल या पालिश किया तल बोलेंगे क्या जी, पालिश किया तल। और देखिए ये पालिश किया तल हो गया, और ये क्या जी आपका चिकना सतह हो गया, जहां से प्रकाश की किरणों का परावर्तन हो जाता है। देखिए आपतित किरण हो गई और ये क्या जी, परावर्तित किरण हो गई। जैसे ही आपतित किरणें आकर किसी चिकने तल से टकराती है तो परावर्तित होकर क्या होती है जी, पुनः उसी माध्यम में चली जाती है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया जी, इधर वाला जो भाग हो गया, इधर वाला, इसको बोलेंगे परावर्तक तल बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, परावर्तक तल बोलेंगे। इसको बोलेंगे इधर वाले जो डॉटेड ऐसे ऐसे किया हमने, इसको पालिश किया तल बोलेंगे। तो अभी हमने समतल दर्पण का परिभाषा क्या बताया जी, कि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। तो इस प्रकार के दर्पण को एक शब्दों में हम समतल दर्पण के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से देखिए अगला हम लोग का टॉपिक है गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर। देखिए उसको भी देख लेते हैं कि गोली दर्पण क्या होता है। तो इसमें भी आपको बतलाना है कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर
यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। एक बार देखिए इसका परिभाषा और बताएंगे कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी का पेंट या कलई कर दी जाए तो इस प्रकार जो प्राप्त हमारे दर्पण होते हैं उसी को एक शब्दों में हम क्या जी गोली दर्पण के नाम से, स्फेरिकल मिरर के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ आपका जो गोली दर्पण होता है इसके भी दो भाग होते हैं, जिसमें से देखिए एक होता है हमारा अवतल दर्पण और दूसरा होता है हमारा उत्तल दर्पण। जिसको अवतल दर्पण इसको बोलते हैं कॉन्केव मिरर और उत्तल दर्पण इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो इसको भी जानेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है, क्योंकि गोली दर्पण को दो भागों में ही बांटा गया है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। इसमें जान लेते हैं हम लोग कि कॉन्केव मिरर क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। तो अवतल दर्पण में आपको बताना है कि वे गोली दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर पालिश होती है तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी हुई सतह से होता है, तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। या ऐसे बता सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर चांदी का पेंट या कलई की जाती है तथा दबे हुए या धसे हुए भागों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण यानी कि कॉन्केव मिरर के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए ये होता है आपका, जैसे देखिए ये आपका होता है अवतल दर्पण। देखिए इसके उभरे हुए भाग पर हम चांदी का पेंट या पालिश कर रहे हैं। ये होता है आप लोग का मुख्य अक्ष, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और देखिए ये होती है आपकी आपतित किरणें और ये होती है आपकी परावर्तित किरणें। आपतित किरणें जैसे ही दर्पण के पृष्ठ से टकराती है तो ये परावर्तित हो जाती है। तो ये कौन सा दर्पण है जी? अवतल दर्पण है। तो आपतित किरणें दर्पण को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, उसी बिंदु को एक शब्दों में आपतन बिंदु भी कहते हैं ना जी। यह मान लीजिए गोली दर्पण है और ये आपका मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष क्या करती है जी? इस गोली दर्पण को दो भागों में बांटती है। इस मध्य बिंदु के एक शब्दों में दर्पण का ध्रुव भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका क्या जी? अवतल दर्पण। उसी प्रकार से परिभाषा बताया जाता है उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण का परिभाषा ये बताया जाता है कि वे गोली दर्पण जिनके दबे हुए तल पर पालिश होती है तथा परावर्तन बाहरी उभरी हुई सतह से होता है, तो इस प्रकार के दर्पण को एक शब्दों में हम क्या जी? उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। या ऐसे ही परिभाषा बता सकते हैं कि वे दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर या धसे हुए भाग पर चांदी का पेंट या कलई किया जाता है, जबकि उभरे हुए भागों से या उठे हुए भागों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, तो इस प्रकार के दर्पण को हम उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए ये जो आप दर्पण देख रहे हैं, इसके दबे हुए भाग पर चांदी का पेंट या कलई किया जाता है। ये आपका होता है क्या जी? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ से देखिए उभरे हुए भागों से प्रकाश का क्या हो जाता है जी? परावर्तन हो जाता है। तो ये आपका क्या होता है जी? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण होता है।
तो ये रहा यहाँ पर दर्पण, और दर्पण के दो भाग, समतल दर्पण, गोली दर्पण। उसके बाद गोली दर्पण के भी दो भाग, अवतल दर्पण और क्या जी, उत्तल दर्पण। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या जी, अब हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, डिफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। जानेंगे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा के कुछ बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, और ये सभी आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर केवल थोड़ा रिवीजन किया जा रहा है, क्योंकि फिजिक्स सेकेंड में पहला चैप्टर यही दिया है, ये आपको जानना है। तो सबसे पहले देखिए दिया है दर्पण का ध्रुव, प्लेन ऑफ मिरर, प्लेन ऑफ मिरर। तो जानेंगे यहाँ पर कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, पोल ऑफ मिरर, सॉरी यहाँ पर प्लेन ऑफ मिरर बोले थे, पोल ऑफ मिरर होता है। पोल ऑफ मिरर क्या होता है, दर्पण का ध्रुव। तो इसमें इसका परिभाषा आपको बतलाना है कि गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। बतलाएंगे, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का क्या कहते हैं जी, ध्रुव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका अवतल दर्पण ही है, ये आपका कौन सा दर्पण जी, अवतल दर्पण, और ये आपका क्या है जी, मुख्य अक्ष। देखिए गोली दर्पण का मध्य बिंदु तो ही है ना जी, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलेंगे जी, दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। तो ये आपका क्या होता है जी, दर्पण का ध्रुव होता है। उसी प्रकार से अगला हम लोग का परिभाषा है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए इसमें जानेंगे दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है। तो इसमें बतलाएंगे दर्पण का वक्रता केंद्र का परिभाषा कि गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये आप लोग का, अगर इसी को हम आगे की तरफ ऐसे करके घुमा दे तो ये आपका क्या हो जाएगा जी, गोली दर्पण बन जाएगा। और इस गोली दर्पण का मध्य बिंदु ये हो जाएगा जी, जो सेंटर होगा, इसी को हम लोग एक शब्दों में क्या बोलेंगे जी, वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, वक्रता केंद्र। ठीक, उसी प्रकार से देखिए अगला दिया है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए इसमें बताएंगे वक्रता त्रिज्या का परिभाषा कि गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे देखिए ये आपका रहा गोली दर्पण, ये कह रहा जी गोली दर्पण। तो यहां से लेकर माने वक्रता केंद्र से लेकर और पोल तक के जो बीच की दूरी होगी, इसी को एक शब्दों में हम बोलेंगे क्या जी, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे जी, वक्रता त्रिज्या। यानी कि वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है, उसी को एक शब्दों में वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। और परिभाषा में भी हमने बताया कि गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इस प्रकार इसको वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर अक्षरों के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर देखिए वक्रता केंद्र को हम लोग कैपिटल सी अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
उसी प्रकार से देखिए अगला हम लोग का टॉपिक है, अगला हम लोग का टॉपिक है मुख्य अक्ष, जिसको आप प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो इसका परिभाषा बतलाएंगे कि दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए ये जो देख रहे हैं ना, जो डॉटेड लाइन, ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, इसी को मुख्य अक्ष बोलते हैं। इस चित्र में जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, इसी को एक शब्दों में मुख्य अक्ष कहा जाता है। देखिए हमने परिभाषा क्या होता है जी, कि गोली दर्पण का वक्रता केंद्र तथा दर्पण का ध्रुव, जिसको पी अक्षर से बदल करते हैं, दर्पण का ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है, इसी को एक शब्दों में हम प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में हम लोग का अगला टॉपिक है अभिलंब नॉर्मल। अभिलंब क्या होता है? तो अभिलंब का भी हम परिभाषा जानेंगे और बतलाएंगे कि गोली दर्पण के किसी बिंदु को, गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, गोली दर्पण के उस बिंदु पर अभिलंब होती है। इसका परिभाषा बतलाएंगे कि गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा गोली दर्पण के उस बिंदु पर अभिलंब होती है, नॉर्मल होती है। जैसे देखिए अब इसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है दर्पण का द्वारक। क्या है जी? दर्पण का द्वारक। इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए दर्पण का द्वारक क्या होता है, तो इसमें आपको बतलाना है। जैसे कहने का मतलब यह है कि जैसे आप अवतल दर्पण ही ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका अवतल दर्पण है ना जी, ये अवतल दर्पण है और ये आपका मुख्य अक्ष है। तो देखिए इसका नाम देते हैं M1 और इसका नाम देते हैं M2। तो M1 से M2 तक का जो व्यास होता है, इसी के एक शब्दों में मानिए तो क्या जी? दर्पण का द्वारक कहते हैं। अर्थात दर्पण का द्वारक का परिभाषा बतलाएंगे कि गोली दर्पण के परावर्तक तल के, गोली दर्पण के परावर्तक तल के बाहरी सिरों को जो मिलाने वाली जीवा की लंबाई होती है, उसी को एक शब्दों में हम क्या जी? गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे कहने का मतलब आप तो जानते हैं, पढ़े होंगे कि ये हमारा वृत्त होता है और केंद्र से, जैसे मान लीजिए वृत्त का एक केंद्र हो गया और केंद्र से कोई अगर एक खींचते थे रेखा, तो ये हो जाएगी व्यास, और यहां से जब खींचेंगे तो इसको बोलते हैं जीवा। तो बताइए अगर इसको गोल गोल घुमा दे, इसको गोल गोल घुमा दे, तो ये हो जाएगा गोली दर्पण। तो गोली दर्पण का केंद्र तो ये हो गया, लेकिन ये क्या होगा जी? आपका व्यास होगा। अरे व्यास बोल रहे हैं, ये आपका जीवा होगा। तो इसी को एक शब्दों में हम क्या जी? एक शब्दों में दर्पण का द्वारक बोलते हैं। दर्पण का द्वारक, जीवा को, व्यास को नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक बार देख लेते हैं इसका परिभाषा। और दर्पण का द्वारक का परिभाषा ये बताएंगे कि गोली दर्पण के परावर्तक तल के बाहरी सिरों को मिलाने वाली जीवा की लंबाई को गोली दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। तो ये क्या होता है जी? ये जो जीवा होती है, जो M1 से M2 तक मिलाई गई है, यही आपकी गोली दर्पण की द्वारक होती है। अब उसके बाद हम लोग का टॉपिक है फोकस अथवा मुख्य फोकस। फोकस अथवा मुख्य फोकस, इसको भी देख लेते हैं। फोकस अथवा मुख्य फोकस का परिभाषा आप बतला सकते हैं क्या जी? कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर,
क्या बतलाएंगे जी? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम अवतल दर्पण ही ले रहे हैं, ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक, और ये आपका क्या जी? मुख्य अक्ष है। ध्यान रखिएगा, क्या है जी? मुख्य अक्ष है। तो परिभाषा बतलाएंगे फोकस अथवा मुख्य फोकस का कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसी को एक शब्दों में हम लोग दर्पण का फोकस अथवा मुख्य फोकस के नाम से जानते हैं। देखिए अभी हमने परिभाषा क्या बताया जी कि गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें। तो ये हमारा हमारे गोली दर्पण है, मेरा अवतल दर्पण है, और ये हमारा मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष के समांतर ये आने वाली प्रकाश की आपतित किरणें हैं। ये भी देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली ये प्रकाश की क्या है जी? आपतित किरणें है। तो परावर्तन के पश्चात ये सभी आपतित किरणें परावर्तित होकर जिस बिंदु पर क्या होती है जी? वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को एक शब्दों में हम क्या जी? फोकस के नाम से जानते हैं। इसी बिंदु को एक शब्दों में क्या कहते हैं जी? फोकस कहते हैं। या अगर उत्तल दर्पण में इसका चित्र बनाए इस तरह से, अगर उत्तल दर्पण में इसका चित्र बनाए तो ये हो जाएगा आपका क्या जी? मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली ये प्रकाश की किरणें हो जाएगी। ये भी एक ले लेते हैं। तो परावर्तन के पश्चात ये इधर चली जाएगी और ये इधर चली जाएगी, ठीक। उसी प्रकार से ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगी, लेकिन इसको जबरदस्ती मिलाएंगे तो ये सभी किरणें किसी एक बिंदु पर क्या आ जाएगी जी? मिल जाएगी ना जी। देखिए ये उत्तल दर्पण के लिए चित्र है। तो देखिए यहाँ पर गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात ये परावर्तित हो जा रही है, लेकिन इसी किरण को अगर जबरदस्ती हम डॉटेड करके मिला रहे हैं तो जिस बिंदु से ये आती हुई प्रतीत हो रही है, अगर यहां से देखा जाए तो ये इसी बिंदु से ये किरणें आती हुई प्रतीत होगी। तो इसीलिए इस बिंदु को एक शब्दों में हम क्या जी? फोकस अथवा मुख्य फोकस के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार इसी क्रम में हम लोग का अगला परिभाषा है फोकस दूरी। क्या है जी? फोकस दूरी। फोकस लेंथ के बारे में जानेंगे हम लोग कि फोकस दूरी क्या होता है। तो इसका अगर चाहे तो आप परिभाषा बतला सकते हैं क्या जी? इसका परिभाषा बतला सकते हैं। ऐसे तो बतलाया जाता है फोकस दूरी का परिभाषा कि गोली दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, इसी को एक शब्दों में हम फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। क्या जी? गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के जो बीच की दूरी होती है, इसी को एक शब्दों में हम फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार इसे स्मॉल एफ अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इस प्रकार इसका सूत्र होता है स्मॉल एफ बराबर r/2। क्या होता है जी? स्मॉल एफ बराबर r/2। इसका मतलब क्या जी? कि दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी का हमने परिभाषा का बताया जी कि गोली दर्पण का ध्रुव तथा मुख्य फोकस के जो बीच की दूरी होती है, इसी को एक शब्दों में हम फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। माने इसको एफ से प्रदर्शित करते हैं
तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक के जो बीच की दूरी होती है, माने यहाँ से पोल से लेकर और फोकस तक के बीच की जो दूरी होती है उसी को एक शब्दों में जी हम फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार इसका सूत्र होता है A बराबर R/2, यानी कि फोकस जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। इसी क्रम में देखिए हम लोग का अगला टॉपिक है फोकस तल, फोकल प्लेन। फोकस तल क्या होता है इसको भी देख लेते हैं हम। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि फोकस तल क्या होता है तो इसको भी बतलाना है क्या जी कि फोकस बिंदु से होकर, फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को एक शब्दों में हम क्या जी फोकस तल के नाम से जानते हैं। परिभाषा भी हमने क्या बताया कि फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को एक शब्दों में क्या जी फोकस तल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका मुख्य फोकस हो गया और मुख्य फोकस के लंबवत कोई अगर तल गुजरता है तो इसी डॉटेड लाइन को एक शब्दों में क्या जी फोकस तल के नाम से जानते हैं। या मान लीजिए कि ये आपका मुख्य फोकस हो गया और मुख्य फोकस के लंबवत कोई तल गुजर रहा है तो इसी को एक शब्दों में हम क्या जी फोकस तल के नाम से जानेंगे। और उसी क्रम में अगला हम लोग का क्या है जी संयुग्मी फोकस, कंजुगेटेड फोकल या फोकस कहते हैं। तो देखिए संयुग्मी फोकस क्या होता है, तो संयुग्मी फोकस में आपको ये बतलाना है कि उन दो बिंदुओं को जिनमें से किसी एक बिंदु पर रखी सभी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है तो उसी को एक शब्दों में हम क्या जी संयुग्मी फोकस के नाम से जानते हैं या संयुग्मी फोकस कहते हैं। साथ ही साथ बतलाएंगे कि संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में ही संभव है, उत्तल दर्पण में संभव नहीं है। उसी प्रकार से गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा में लास्ट पॉइंट है संयुग्मी बिंदु, कंजुगेटेड पॉइंट्स क्या होता है इसको भी जान लेता है। तो इसमें आपको ये बतलाना है कि वे बिंदु जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का, वे बिंदु जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है संयुग्मी बिंदु कहलाता है। और इस प्रकार से देखिए ये सभी परिभाषा क्या हो गया जी समाप्त हो गया। तो अभी तक जो हमारे चैनल को यानी कि जाप 9x को जो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस करिए ताकि आगे आने वाला जो भी वीडियो है आपके तक पहुंचता रहे, आपको मिलता रहे ताकि आप पढ़ते रहें। इस प्रकार देखिए अगर कभी भी इस वीडियो को देखिएगा तो वीडियो देखने से पहले आप एक रफ और कलम को लेकर के बैठिएगा ताकि आसानी से आपको समझ में आए और पूरा वीडियो को पढ़िएगा, तब जाकर के सारा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा जी क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।